गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो इतिहास की श्रृंखला शुरू की है उसमें पिछले वीडियो में मैंने स्टोन एज पार्ट 1 में आपको उपकरणों की चर्चा की थी और कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग निम्न पुरापाषाण काल या पुरापाषाण काल के स्थलों के बारे में और पुरापाषाण काल की संस्कृति के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन हमने बता ही दिया था, तो आइए आज देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल के स्थल देखते हैं। पहले निम्न पुरापाषाण काल के sites of the lower Paleolithic age या lower Paleolithic sites देखिए, जब आप विभिन्न लेवल पे देखेंगे पुरातात्विक स्थल को लोअर, मिडिल और अपर में, तो देखिएगा कुछ क्षेत्रों में तो आपको कॉन्टिन्यूटी मिलेगी और कुछ क्षेत्रों में क्या मिलेगा कि नए नए क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट होगा। राइट, तो आइए देखिए कौन कौन से साइट्स हैं इसके लोअर पैलियोलिथिक एज के। और इसमें भी हमको स्पेशली दो संदर्भों में विशेष रूप से देखना चाहिए। एक तो जो आप मेमोराइज करेंगे, पिक्चराइज करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक। आपको बताएं कि तीन मैप पे देख लेना चाहिए। एक मैप पे भी देखा जा सकता है कि अलग अलग आकृतियों से, अलग अलग कलर से भी आप कवर अप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, प्रतिनिधि स्थलों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो आपको बताऊं, यहाँ पे स्पेशली दो संस्कृतियां मिलती हैं। एक तो आपको मिलता है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति मिलती है, और दूसरी जो है हैंडेक्स परंपरा मिलती है। जो चॉपर चॉपिंग पेबुल की जो संस्कृति है उपकरणों के आधार पर है, हमने आपको बताया था, वो उत्तर भारत में मिलती है। और जो हैंडेक्स परंपरा है वो हैंडेक्स परंपरा कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है। ठीक है, तो हम एक ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे गेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि उस समय का जीवन क्या रहा होगा। मोटे तौर पर अभी हम जीवन की बात नहीं करेंगे, केवल साइट्स और क्षेत्रों की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो फेमस है वो जम्मू कश्मीर में जो लिद्दर घाटी का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगा पहलगाम। अब आप बताइए, यहाँ अगर कोई कहे कि सर हम पहलगाम ही भूल गए तो निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उत्तर क्षेत्र का अगर आप देखेंगे तो पहलगाम जो है वो पहला ऐसा साइट है जो कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स के रूप में खोजा गया और जाना गया। खास करके उत्तर भारत की बात आपको बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर का निम्न पुरापाषाण काल का यह एक प्रतिनिधि स्थल है। कोई विशेषता यहाँ आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो भी ये जानते रहिए, किताबों में भी लिखा रहेगा और आपको भी जानना चाहिए कि यहाँ पर आपको पुरापाषाण कालीन के जो स्थल हैं, खास करके जो चॉपर है, चॉपिंग है और पेबुल है, हैंडेक्स नहीं है। अब देखिए, कोई शरारत करेगा तो ऐसे ही पूछ लेगा कि पहलगाम से क्या नहीं मिला है। क्लियर है? फिलहाल पहलगाम हुआ, आपने जम्मू कश्मीर का एरिया देखा। उसके बाद ये जो पाकिस्तान के जो पंजाब का क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो इस पंजाब में सोहन नदी घाटी क्षेत्र का जो एरिया है वहां पे आपको मिलेगा सोहन घाटी क्षेत्र। ना हो तो आप लिख लीजिए। दूसरा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के सोहन
घाटी क्षेत्र में, यानी जम्मू कश्मीर का अगर आप देखें तो आपको मिलेगा। और स्पेशली अगर ये जो सोहन घाटी जो रेंज है ज्योग्राफिकली अगर आप जाने तो पोतवार और पीर पंजाल के बीच में है ना। सोहन घाटी का जो क्षेत्र है जो पोतवार का पठार है और पीर पंजाल का जो क्षेत्र है उसके बीच में सोहन घाटी का क्षेत्र है। और आपको बताऊं यहां से आपको निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं, निम्न पुरापाषाण काल के स्थल मिलने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर आ गए, अब आ गए आप क्या कहते हैं सोहन घाटी के क्षेत्र में आ गए, राइट। और यहाँ का जो आपको कुछ स्थल जो मिलेंगे आपको बता दूं, सोहन घाटी क्षेत्र में पिंडी घेब, यानी आइए ऐसे भी समझते रहिए। पहले ज्योग्राफिकली आपने देखा जम्मू कश्मीर में पहलगांव मिला, सोहन घाटी का क्षेत्र में आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं पिंडी घेब, सोहन घाटी का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र। पिंडी घेब मिलेगा। उसके बाद चौंतेरा अडियाल, चौंतेरा अडियाल, अडियाल, राइट। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगर आप आए तो नीचे आ जाइए राजस्थान में। एक दिमाग बनाया जम्मू कश्मीर, पंजाब, अब राजस्थान में। राजस्थान का जो स्पेशली जो लूनी नदी घाटी का क्षेत्र है, राजस्थान में लूनी नदी घाटी का क्षेत्र, राजस्थान में लूनी नदी घाटी का क्षेत्र है, ये है ना, छोटी सी नदी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बागौर आगे चल करके मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे सबसे बड़ा पशुपालक स्थल के रूप में भी डेवलप होगा। बागौर हो गया, डिडवाना हो गया, डिडवाना, राइट, डिडवाना, सिंधी तालाब R16 ये नया खोजा गया है। सिंधी तालाब ये नागौर जिले में है दोनों, और R16 इन स्थलों की आपको बताऊं कोई विशेष पहचान अभी नहीं डेवलप हो पाई थी। केवल आपको ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेने की जरूरत है कि किन किन क्षेत्रों में ये डेवलप हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाणकालीन स्थल विकसित हुए, या निम्नलिखित स्थलों पर विचार करिए कौन कौन से पुरापाषाण काल के समय के हैं। तो ये हो गया बागौर, डिडवाना, सिंधी तालाब, R16, और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। किस पे? सिंधी तालाब और R16 पे विशेष रूप से आपको फोकस करने की जरूरत है, राइट। अब राजस्थान से आ गए गुजरात में, यानी 1 2 3 4। गुजरात में जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे, हम इसको यहां से इरेज कर दे रहे हैं, और चूंकि मैप बना हुआ है तो इसी पेज पे रहते हैं, राइट। आप लोगों को ऐसे नोट्स भी बनाते चलना चाहिए, मैप सामने रख करके फिल करते हुए चलते चलिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जो है गुजरात का जो क्षेत्र है, राइट, ये चौथा नंबर हुआ ना। और गुजरात क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो स्पेशली जो साबरमती और माही नदी का क्षेत्र है, साबरमती और माही, ये नदियां आप देख ही रहे हैं, साबरमती और माही नदी के बीच में है। केवल ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चर मेमोराइज बनना चाहिए कि सर ने बताया था कश्मीर, फिर पंजाब का क्षेत्र, फिर राजस्थान का क्षेत्र, फिर गुजरात का क्षेत्र, और फिर अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, बहुत ही फेमस। आपको बताऊं, नर्मदा घाटी, अगर 2-3 अगर एक सवाल पूछना हो तो सबसे पहले एग्जामिनर का जो ध्यान रहता है
वो रहता है कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में। और न केवल पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नर्मदा का जो क्षेत्र है ना वो काफी डेवलप रहा है। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो सबसे पहली जो साइट है वो है हथनौरा। बहुत ही फेमस है हथनौरा। क्यों फेमस है? कई बार पूछा गया। क्यों पूछा गया? क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे पहले मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला। और आपको बताऊं, जो ह्यूमन स्कल है इसीलिए इसका नाम पड़ा नर्मेदिकस। कभी पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि नर्मेदिकस क्या है। हिंदी में है, अंग्रेजी में भी इसको ही हिंदी में भी नर्मेदिकस ही लिखते हैं। नर्मेदिकस उस खोपड़ी स्कल का नाम दिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप से या भारत से प्राप्त होने वाला ये पहला मानव खोपड़ी का साक्ष्य है। कहां से मिला है? निम्न पूरा पाषाण काल से मिला है। तो काफी फेमस स्थल है और आप जानते रहिए। और आपको बताऊं, हथनौरा के बाद जो दूसरा नाम मिलता है भीमबेटका। कौन नहीं जानता है रायसेन जिले में भीमबेटका को, है ना? हमारे एमपी के स्टूडेंट तो सभी जानते होंगे, हो सकता है गए भी हों, लेकिन जो एमपी के नहीं हैं उनको भी पता होना चाहिए। भीमबेटका रायसेन जिला में है और स्पेशली जाना गया किसके लिए? पाषाण कालीन चित्रकला पे। हम लोग जब कॉन्सेप्ट पे, अभी तथ्य की चर्चा कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे तो यहाँ से सिविल मेंस में भी सवाल पूछे हुए हैं, राइट? लेकिन मेंस के सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट में सारी चीजों को जानिए। प्री मेंस तो प्रश्न पूछने का अलग अलग तरीका मात्र है। तो ये हो गया चित्रकला के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो अब आपने मध्य प्रदेश आ गए। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश यही साथ में देख लीजिए या नीचे चले आइए। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के सेक्शन में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा एरिया रहा है। तो एक बार फिर से इरेज करते हैं और देखते हैं क्या है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो बेलन नदी घाटी है, पकड़ लिए कि नहीं पकड़ पाए अभी? जो बेलन नदी घाटी है, स्पेशली आप कह सकते हैं टोन्स की सहायक है बेलन, है ना? लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो काफी फेमस रहा है बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में। और स्पेशली एक इतिहासकार का नाम आता है और वो आता है जी.आर. शर्मा का। हम नहीं मानते कि ये आपसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पर्सनली इंटरेक्शन है इस एरिया से तो हम लोग जान रहे हैं, डिटेल में जान रहे हैं। और यहाँ से इस जो सबसे फेमस स्थान है वो है बेलन नदी घाटी का लोहंदा नाला। लोहदा नाला या लोहंदा नाला दोनों लिखा जाता है। और यहाँ से आपको मिलेगी मातृ देवी, हड्डी की मातृ देवी। हारपून भी इसे कहा गया। कई बार सवाल पूछा हुआ है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए बेलन नदी घाटी का क्षेत्र है। अब बताइए, ये प्रतिनिधि स्थल है, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए। क्लियर? अब आप आ जाइए महाराष्ट्र के क्षेत्र में आ जाते हैं। 7th नंबर कि महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत में देखा जाए, साउथ में अब हम लोग धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र को देखें, बहुत सारे लोग इसको पश्चिमी भारत में डिस्कस कर लेते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। आइए 7वें क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, स्पेशली जो सुवर्ण रेखा और जो क्या कहते हैं, स्पेशली चिरकी निवासा, दो नाम मिलता है यहाँ पे, चिरकी और निवासा। आपको अभी देखिएगा, यहां हम चिरकी निवासा में, याद रखिए महाराष्ट्र के चिरकी निवासा क्षेत्र को अभी हम ये कह रहे हैं कि सामान्य पुरातात्विक स्थल रहे हैं। लेकिन जब आप मध्य पुरापाषाण काल में चले जाएंगे तो यही चिरकी निवासा का जो क्षेत्र है वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा।
क्लियर है। नेवासियन कल्चर के रूप में ही मध्य पुरापाषाण काल में डेवलप होगा, लेकिन फिलहाल चिल्की नेवासा महाराष्ट्र क्षेत्र में रहा है। दामोदर और सुवर्णरेखा नदी घाटियां जो हैं वो इस पे तक विस्तार इसका मिलता है। फिलहाल चिल्की नेवासा को जानने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप देखें तो उड़ीसा में मयूरभंज है, कोई बहुत फेमस नहीं है लेकिन हल्का सा तो आप जान ही सकते हैं, मयूरभंज नाम जान सकते हैं। तमिलनाडु स्पेशली मद्रास में नवा जो पॉइंट है अगर आप देखें तो यहां से स्पेशली जानते रहिए कि यह जो है आपको क्या कहते हैं कि हैंडेक्स कल्चर माना जाता है। कोर्तलियार घाटी अगर आप देखें चेन्नई के समीप ही है ये, तमिलनाडु में कोर्तलियार घाटी, मद्रास के पास जो है कोर्तलियार घाटी है। और कोर्तलियार घाटी में दो मिलेंगे आपको, अत्तिम परक्कम मिलेंगे, वदमुदरई मिलेगा। क्लियर है। और इसके पहले पल्लवरम भी इसी क्षेत्र में है ना। और आप पल्लवरम के बारे में जानते हैं, स्पेशली ब्रूस फुट ने पहला हैंडेक्स यहीं से प्राप्त किया था। तो तमिलनाडु में क्या हो गया, पहला तो हमको वही कहना चाहिए, क्या कहते हैं कि पल्लवरम कहना चाहिए, पल्लवरम हो गया, राइट। अत्तिम परक्कम हो गया, वदमुदरई हो गया, राइट। और आपको बता दूं ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है किताब में, कि जब यूपीएससी के क्वेश्चंस बनते हैं तो साउथ की साइटें जरूर रहती हैं। क्यों रहती है मुझे नाम तो आपको बताऊं ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है, ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं, कि भारतीयों ने साउथ इंडिया को इस तरह से पढ़ा है जैसे लगता है कि ये उनके देश में ही ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि जो नाम है आपको तमिल परंपरा में दिखता है, तो आप खुद ही सोच लीजिए जितना आप नॉर्थ इंडिया के हिस्ट्री पे जितना फोकस करते हैं वो साउथ इंडिया के उस पे करते ही नहीं है। इसीलिए यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करता, साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को जरूर ध्यान में रखता है। तो आप भी ध्यान में रखेंगे परफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया। पल्लवरम, अत्तिम परक्कम, वदमुदरई ये तीनों आपके निम्न पुरापाषाण काल में है। आंध्र प्रदेश में चले आइए। आंध्र प्रदेश, अब यहाँ तो हमने बहुत बड़ा ले लिया, फिलहाल जानते रहिए 10वें नंबर पर हम लोग आंध्र प्रदेश का रेंज देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़े लिखने के उसमें ये रहता है, लेकिन आप लोग पूरा वो क्षेत्र बहुत प्रेम से बहुत धीरे धीरे इन चीजों को बनाइएगा। आइए 10 में देखें। आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, गिदलूर और करीमपुरी। गिदलूर पूछा जाता है लेकिन करीमपुरी उतनी फेमस जगह नहीं है। और इन स्थलों से भी हमें वही हैंडेक्स परंपराएं साउथ, पूरे साउथ से आपको मिलेंगी, हैंडेक्स परंपरा मिलेगी। और कर्नाटका क्षेत्र की बात करें हम, कर्नाटक क्षेत्र में दो नाम है, हुसंगी भी लिखा जाता है, हुसंगी या हुसगी, और बागलपुर अनागवाड़ी, बागलपुर और अनागवाड़ी, बागलपुर अनागवाड़ी, है ना, राइट। तो कुछ बचा, मध्य महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया। केरल वाले सेक्शन से नहीं मिलते हैं, डेवलप ही नहीं होते हैं। और पूर्वोत्तर में अगर आप चले जाइए, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आसाम घाटी क्षेत्र में, आसाम घाटी क्षेत्र में, राइट। और आपको बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, नो मोर देन दिस इन लोअर पैलियोलिथिक साइट्स। लोअर पैलियोलिथिक साइट्स में हमने आपको पर्याप्त बता दिया। इससे ज्यादा अगर आप जान रहे हो तो गलत जान रहे हो, भूल जाओगे, पक्का लिख दो। एक बार फिर से आपको मेमोराइज कराता हूं।
कहाँ चले जाइए, पहले कश्मीर में चले जाइए, लिद्दर घाटी पहलगाम में चले जाइए। उसके बाद पंजाब में सोहन घाटी में चले जाइए। सोहन घाटी के कुछ जो स्थल हैं, एक दो आप जानते रहिए, क्लियर। उसके बाद राजस्थान की लूनी नदी घाटी में चले जाइए। गुजरात में साबरमती माही नदी घाटी में चले जाइए, नर्मदा घाटी में चले जाइए, फिर उड़ीसा में चले जाइए, है ना, आंध्र प्रदेश कर्नाटका में चले जाइए, उसके बाद लास्ट में आसाम में चले जाइए। विश्वास करिए कि जो आप बार बार रटते हुए भूलते हैं उसमें आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप इस फैक्ट को इस तरीके से देखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर है? तो आइए इस क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो हम लोग देखेंगे क्या कि मध्यपुरा पाषाण काल में, राइट। तो मध्यपुरा पाषाण काल के औजारों की चर्चा हमने कर दिया था। मध्यपुरा पाषाण एकदम जानते रहिए, केवल जो अब एक एक क्षेत्र को आपने जो सॉफ्टवेयर दिमाग में बना लिया है निम्न पुरा पाषाण काल का, उसी में आप मिडिल पैलियोलिथिक एज में उसी परंपरा में चले जाइए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जम्मू कश्मीर के रीजन में क्या कोई और डेवलपमेंट रहा कि सेम रहा। एक बार फिर आप हल्के से मुस्कुराइए और एकदम तनाव रहित हो जाइए कि सर ने कहा था कि हमें निरंतरता और परिवर्तन में देखना है। तो हमको पहले कॉन्टिन्यूटी के संदर्भ में एक एक क्षेत्र की बात कर ले रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है जिन क्षेत्रों में सभ्यता रही वही स्थल विकसित होते रहे, नए स्थल आपको नहीं मिलेंगे। खुश। पंजाब के क्षेत्र में वही क्षेत्र मिले मध्यपुरा पाषाण काल में जो कि पहले से ही डेवलप थे, राइट। मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, एमपी का रेंज अगर देखेंगे, आपको बताऊं राजस्थान की बात करें, एकदम राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में भी वही स्थल हैं। तो कितना आसान हो गया वो जो फार्मूला लगाया ना आपने कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस का। तो आप याद रखो कि मध्यपुरा पाषाण काल के स्थलों में इस क्षेत्रों से पूछा ही नहीं जाएगा। जो परिवर्तन, जो नए तत्व जुड़ेंगे उनसे उठा करके पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आपको बता दूं राजस्थान में एक स्थल आपको जरूर मिलेगा, यहां हम कलर चेंज करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, और वो मिलेगा बेराज, नए में मिलेगा, है ना। राजस्थान में आपको स्पेशली कहां मिल जाएगा? बेराज में मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें आपको वही मिलेंगे, उसी के कॉन्टिन्यूटी में मिलेंगे। आइए कुछ चीजें और आपको बताते हैं। जैसे राजस्थान में आ गया ना, अब हम लोगों को कहां आना है? अब हम लोगों को स्पेशली आना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भी कोई खास नहीं दिखाई देता, वही चीजें दिखाई देती हैं जो अब इसमें आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो बेलन नदी घाटी है, आप देखेंगे 2 नए स्थल आपको मिलेंगे। वो कहां मिलेगा? चकिया और बेलन नदी घाटी का क्षेत्र है, लेकिन 2 स्थल मिलेंगे आपको। एक मिलेगा चकिया चंदौली वाला, और दूसरा मिलेगा, कहां मिल जाएगा? चकिया के साथ साथ आपको मिल जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली। तो परिवर्तन में बेटा किसको ध्यान दोगे? चकिया को ध्यान दोगे, सिंगरौली को ध्यान दोगे, बेराज को ध्यान दोगे, क्योंकि ये नए स्थल जुड़ रहे हैं। अदरवाइज कुछ स्थल आपको हल्के फुल्के हिमाचल में भी, ऐसा नहीं है निम्न पुरा पाषाण काल में भी थे, लेकिन हल्के फुल्के चर्चा आपको इस पे मिल जाएगी। क्लियर है? एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। जब आप निम्न, ये बात हमने कल किया था, केवल आपको याद दिला रहा हूं कि निम्न पुरा पाषाण काल से मध्य पुरा पाषाण काल में जब आप गए तो जो औजार थे ना वो थोड़े हल्के हो गए, और इसके अतिरिक्त स्पेशली फलक संस्कृति का डेवलप हुआ। और मैंने आपको बताया था कि मध्य पुरा पाषाण काल की जो मिडिल पैलियोलिथिक साइट इज नोन एज, कैसे आप नेवासियन कल्चर को भी जानते हैं। इस संस्कृति को हम नेवासियन कल्चर भी कहते हैं। नेवासियन कल्चर, राइट। नेवासियन कल्चर किसके नाम पे बना हुआ है? वही जो महाराष्ट्र की नेवासा में है, चिरकी नेवासा, है ना। अब
निम्न पुरापाषाण काल में चिरकी निवासा उतना प्रमुख नहीं हुआ, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में निवासियन कल्चर डेवलप हुआ और इसी निवासा से आपको फलक मिलना शुरू हुआ, है ना। और वही मध्य पुरापाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे तो निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टाजाइट और लैटेराइट और चेल्सडेनी का प्रयोग होता था। पत्थरों की बात बता रहा हूं। और इसमें देखोगे तो जैस्पर, चर्च, फ्लिंट, ये होगा पुरातात्विक जो पूरा साथियों से जो औजार मिले हैं, इसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में देखा है। यानी इस वीडियो को देखने से पहले उसे आप एक बार जरूर मेमोराइज करिएगा। तो ये रहा आपका मध्य पुरापाषाण काल। आइए हम लोग हल्की सी चर्चा कर लेते हैं नव पुरापाषाण काल के संदर्भ में भी, साइट्स में भी, है ना। इतना यहाँ मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या आप देखेंगे, इसके बाद उच्च पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं, ये मेहनत करने वाला पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। उच्च पुरापाषाण काल और जो संस्कृति कॉन्सेप्ट वाली बात है वो तो बहुत आसान है, अभी हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल उच्च पुरापाषाण काल की स्थिति को आप देखें, जाने जो पश्चिम पाकिस्तान है, जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये रीजन, वही कॉन्सेप्ट जो टूल हमने बताया, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे इतिहास को उन्हीं 4 गोलों और प्रक्रिया में कस लो, कभी नहीं भूलेगा तुमको इतिहास का पार्ट, राइट। तो देखो, जम्मू कश्मीर की परंपरा वही बनी रही, पंजाब की परंपरा वही बनी रही, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। डोंट वरी अबाउट द चेंजेस, डोंट वरी अबाउट द कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में आप जानो केवल कि इन क्षेत्रों में कॉन्टिन्यूटी बनी रही। फोकस करो किस पे, परिवर्तन पे फोकस करो। और जो परिवर्तन है ना, आपको तुरंत दिखाई देगा कहां पे, अफगानिस्तान के क्षेत्र में दिखाई देगा। कलर चेंज कर दो, परिवर्तन और भी बोल्ड क्लियर दिखाई दे, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अब बताओ क्यों नहीं पूछेगा ये सवाल। तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो जरूर पूछेगा। और स्पेशली जो संघोल पहाड़ी है ना, एक नाम भी याद रखिएगा यहाँ पे, जो संघोल पहाड़ी का क्षेत्र है वो ही है, एक स्थल है, इंटरेस्टिंग सा नाम रखा गया है, माइलस्टोन 101। माइलस्टोन 101। तो ये इस क्षेत्र में आपको ये नया दिखाई दिया। अब आइए कहाँ आएंगे, नीचे उतरेंगे ना, आइए नीचे उतरते हैं, चेंज कर दें कलर। फिर आइए चेंज करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में क्या दिखाई देगा, राजस्थान के चेंज को अगर आप देखेंगे तो जो बधू पुष्कर का जो रीजन है वो आपको एक नया रीजन मिलेगा, बधू पुष्कर। अब आप कहेंगे कि सर वो लूनी नदी घाटी का क्षेत्र कहाँ गया, कहीं नहीं गया, वो वही है और वो कॉन्टिन्यूटी में बना हुआ है। वहां से भी आपको उच्च पुरापाषाण काल के स्थल, जो औजार हैं वो स्पेशली मिलते हैं। कौन से औजार हैं, ब्लेड है, सुई है, ये सारी चीजें आपको मिलते हैं। अब आइए मध्य प्रदेश में वही कॉन्टिन्यूटी है, भीमबेटका का एरिया, कॉन्टिन्यूअस ही है, भीमबेटका का एरिया है। और कहाँ आएंगे, अब आप आएंगे कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बाद आप आ जाइए बेलन नदी घाटी, वही एरिया बता रहा हूं मैं कि कुछ नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बेलन घाटी, बेलन घाटी में नया क्या हुआ, व्हाट वाज द चेंजेस सीन इन दिस एरिया, ए वेरी ड्रास्टिक चेंज इज सीन, बहुत ही बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और वो है चौपानी मांडो, इलाहाबाद प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है चौपानी मांडो। आपको पता है बहुत सारे लोग कहते हैं और हम भी मानते हैं इस बात को कि चौपानी मांडो से ही बर्तन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि यह उच्च पुरापाषाण काल में नहीं हुई, आगे आगे के उसमें देखिए। अब दक्षिण भारत में आंध्र में जो चीजें आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी बेल्टम चोरला। बेट्टम चोरला जो है आंध्र प्रदेश में दिखाई देगी। कर्नाटक में आपको दिखाई देगी सीरापुर और बीजापुर।
कर्नाटक में सीरापुर और बीजापुर। राइट। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि इतिहास को बहुत कायदे से दिमाग में रखने की जरूरत है, कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस के हिसाब से रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो आज हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या कि उत्तर जो पुरा पाषाण काल है, चाहे निम्न मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था, इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं कि जो जीवन यापन था वो कैसा था, जीवनचर्या लाइफ स्टाइल कैसे थी। जाहिर सी बात है किस पे थी? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हिंदी में अगर आप जान रहे हैं वो क्या है? आखेट एवं शिकारी आखेट संग्रह करता। एकदम यहां से तो आपको नहीं भूलने देंगे, एकदम ध्यान में रहेगा और वो भी नहीं भूलेगा अगर आपने कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखा है तो निश्चित रूप से हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पहला था। कैसे हंटिंग एंड फूड गैदरिंग होता था, कैसे हम अनुमान लगाते हैं? वास्तव में जब हम लोग विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थलों को देखते हैं तब आपको बहुत सारे पशुओं की हड्डियां प्राप्त होती हैं। जैसे आप देखिए, ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, दरियाई घोड़ा है ना, ऑक्टोपस, दरियाई घोड़ा, सुअर, जंगली जो सुअर है ना, कस्तूरी मृग है, गैंडा है, गैंडा, भैंसा इत्यादि। आप ये कह सकते हैं नीलगाय, नरबानर, ये भी मिल जाएंगे, नीलगाय। आप ये कह सकते हैं कि सर जितने भी हैं वो सब छोटे छोटे हैं, है ना। जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ऊंट काफी छोटा जानवर है, क्यों भाई? बड़े जानवर दिख रहे हैं, हाथी, घोड़ा, नीलगाय, दरियाई, आज जो हम लोग खाते हैं बकरी, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, ये तो नहीं दिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट में डालिए। सबसे पहले चीज तो ये जो पशु मिलते हैं, इन पशुओं को आप कहाँ कहेंगे कि मतलब कैसे जानते हैं? तो आपको बता दूं, इन पशुओं को हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्थलों से इनकी हड्डियां मिलती हैं। और हड्डियां मिलती हैं, ये बात कैसे जानते हैं भाई? एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा सकता है कि किस जानवर की हड्डी है, कैसे है, तो हड्डियां प्राप्त होती हैं। अब आपको बताऊं कि कैसे करते थे। वास्तव में एक समूह में जिसमें आदमी और औरत दोनों होती थी, मिल करके इन पशुओं का शिकार किया जाता था। अब जरा याद करिए, बड़े बड़े पत्थर थे और उन पत्थरों को जानवरों को खींच के किसी तरह से अपने घेरे में लाया जाता था और उन पर क्या होता था कि वो फेंक दिया जाता था। बड़े बड़े पत्थर, टेबल हैं, हैंडल्स हैं, फेंका जाता था और उसके बाद खुरचनी से चमड़े निकाल करके सामूहिक लोग खाते थे, कच्चे मांस खाते थे और वही उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हुआ करता था। अग्नि का आविष्कार उच्च पुरापाषाण काल में जरूर हो गया, लेकिन वो प्रयोग से जो है क्या कहते हैं कि परिचित नहीं थे। राइट, यानी मांस के भुने जाने के साक्ष्य आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ये जो हम कहानी आपको बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे करते थे, वो अपने आप से नहीं बता रहे हैं। जब आप भीमबेटका के चित्रों को देखेंगे, हम लोग संस्कृति में अलग से भी देखेंगे, जो भीमबेटका के कल्चर को देखेंगे, पेंटिंग्स को देखेंगे, तो उसमें यही है कि एक गैंडे को 5-6 लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हथियारों के साथ उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सामूहिक
एक तरह से शिकार किया जाता था। क्लियर है? अब आप यही आपके प्रश्नों का जवाब भी है कि छोटे पशुओं को इसलिए नहीं माना जाता था कि हथियार बहुत बड़े बड़े होते थे। अगर आप 1 कुंटल के पत्थर को किसी बकरे पे डाल देंगे, फेंक देंगे, तो जाहिर सी बात है खाने की स्थिति में वो रहेगा ही नहीं, एकदम से पिछला हो जाएगा। इसलिए बड़े पत्थरों के साथ आप देखेंगे बड़े पशुओं का ही शिकार हुआ करता था। ये उनकी हंटिंग और फूड गैदरिंग की वो थी। अब कुछ चीजों को बहुत अच्छे ढंग से जानने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ऊंट है ना, ऊंट और घोड़ा, बीच में हाथी को निकाल ही दीजिए, लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए आपसे, वो आपको कि जो ऊंट और हाथी है ना, ऊंट और घोड़ा, ये अमेरिकी मूल का है, राइट। दरियाई घोड़ा को भी हम मानते हैं अमेरिकी मूल का है। उसी तरह से अगर आप देखें तो जो हाथी है वो दक्षिण अफ्रीका की है। हाथी कहां गए, यहां कर दीजिए। हाथी जो है वो साउथ अफ्रीका की है। तो ये बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में ये पशु कैसे प्राप्त हो रहे हैं? क्या उस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था? जाहिर सी बात है, नहीं होता था। इसके पीछे जो कारण था वो था भौगोलिक कारण। और जब कभी भी शुक्ला सर आपको बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और प्लेट टेक्टोनिक थियरी बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि पहले जो वर्तमान में जो विश्व का नक्शा है ना, ऐसा पहले नहीं था। पाषाण युग में सारे महाद्वीप पैंजिया से जुड़े हुए थे, एक स्थान पे थे। और उस समय जब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वो अलग होते चले गए। लेकिन जब जुड़े हुए थे उस काल में, जिसे हम लोग मानते हैं कि ऊंट और घोड़ा जो है अमेरिकी मूल का है, तो वास्तव में वो जो कॉन्सेप्ट है वो उससे जोड़ करके अगर आप रिलेट करेंगे तो था, है ना, वो तैर के नया नई बुद्धि न लगाइएगा कि तैर के चले आए और एक्सपोर्ट होता था, इस तरह से बात होते थे। तो निश्चित रूप से ये एक इंटरेस्टिंग दुनिया थी। तो राइट, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हो गई, क्लियर हो गया। शिकारी संग्रहणकर्ता समाज था। और आपको बताऊं कल्चर में पेंटिंग डेवलप हो चुकी थी। चूंकि ये पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक कालीन ये जीवन है, तो साहित्य का तो प्रयोग नहीं मिलता। हाँ, एक चीज और भी बात कहूंगा कि जो पेंटिंग मिलती है उसमें सबसे पहले किन रंगों का प्रयोग हुआ, भीमबेटका की अगर हम बात करें तो उन रंगों की अगर हम बात करेंगे तो 2 आपको मिलेगा, एक ग्रीन मिलेगा और एक रेड मिलेगा। कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता है, तो हरा और लाल, आगे चल करके ब्लू एंड येलो का भी प्रयोग होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअल हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरा पाषाण कालीन लोगों के जीवन के संदर्भ में आपको इकोनॉमी के बारे में हो गया, पॉलिटी अभी डेवलप ही नहीं हुआ था, कल्चर के बारे में हमने आपको बता ही दिया धीरे कैसा था कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि चित्रकला के रूप में अभिव्यक्त होता है। सोसाइटी अभी खास डेवलप नहीं थी, अभी घर वर का भी नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे गुफाओं में, कंदराओं में, ये लोग कंदराओं का भी अभी निर्माण नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति की छत्रछाया में ही इनका धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। और तकनीकी स्तर पे जो डेवलपमेंट हुआ वो आप कह सकते हैं कि सर अग्नि के आविष्कार के बारे में, अग्नि का आविष्कार हो चुका था लेकिन अभी ये उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। तो राइट, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा पाषाण काल से आपका जो भय है थोड़ा सा कम हुआ होगा। और एक बार मैं फिर बता दूं कि मैं चाहता तो सिंधु घाटी सभ्यता से बढ़िया बढ़िया होम्योपैथिक की मीठी मीठी गोलियां आपको दे देता, लेकिन इससे आपके इतिहास की समझ नहीं होती। और हमारी जिद है कि आपके अंदर या जो हमारे कॉम्पिटिशनर हैं जो साथ जुड़ रहे हैं उनको हम इतिहास की समझ को क्या करें, विकसित करें। और वो तभी होगा जब वो निरंतरता और परिवर्तन के संदर्भों में चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे और विश्लेषित करेंगे। अब आप देखना कि जब हम निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में जाएंगे उसी कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे। लेकिन आज तक आपको वो आंसर मिल जाना चाहिए
कि सर वो कौन से फैक्टर थे जिसमें भारत में मध्य पुरापाषाण काल का विकास विश्व के अन्य संस्कृतियों की तुलना में क्या रहा, अधिक रहा। तो आज की क्लास को, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जुड़े रहिए हमसे।